हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किरचॉफ लॉस के बारे में। जिसमें आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल भी कहा जाता है। तो ये लॉ होता क्यों है, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजें जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जर्मन फिजिसिस्ट की गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ जो थे, उन्होंने कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसे समझने के लिए दो फंडामेंटल लॉ दिए। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो ये एक तरीके से दोनों फंडामेंटल लॉ हो जाते हैं। तो ये लॉ है क्या, इसके बारे में हम कुछ देर बात आएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अब तक इस चैप्टर में जो चीजें हम लोगों ने बात की, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, कि मान लो मेरे पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें क्या करंट फ्लो होगा। ऐसे कैसे हम लोगों ने एक सेल को भी पढ़ा था कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस सेल का ईएमएफ कितना रहने वाला है, इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, इससे क्या करंट फ्लो होगा। ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ओम्स लॉ पर बेस्ड थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सर्किट के बारे में, तो सर्किट के लिए ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं हो पाता है। रीजन क्या है कि ओम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है टू टर्मिनल डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास एक सेल है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये डिवाइसेस जो हैं, ये टू टर्मिनल डिवाइस है और ओम्स लॉ जो है वो टू टर्मिनल डिवाइस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे मन में ही ये क्वेश्चन उठता है कि ओम्स लॉ था तो फिर हम किरचॉफ लॉ का यूज क्यों कर रहे हैं। तो किरचॉफ लॉ का यूज क्यों करते हैं, तो जब हम इस सर्किट डायग्राम पर आएंगे तब उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ कि जो ओम्स लॉ है is only valid for two terminal devices। तो टू टर्मिनल डिवाइसेस के लिए वैलिड रहेगा, नॉट फॉर सर्किट। तो जो सर्किट है, सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए मैं इस ओम्स लॉ का यूज नहीं कर सकता हूं। तो बस ये हमें ध्यान रखना है कि ये टू टर्मिनल डिवाइस के लिए ही वैलिड होता है। क्योंकि क्या है कि ओम्स लॉ जो होता है, अगर मैं ओम्स लॉ के बारे में बात करूं तो ओम्स लॉ कुछ ऐसा हो जाता है, V इक्वल्स टू आर आई, और जो हम ये रेजिस्टेंस लेते हैं जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज और करंट के रेशो के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ जो है वो इन रेशो के बारे में बात करता है। लेकिन अगर मैं सर्किट पर आ जाऊं, तो फिलहाल मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पर जो हम सर्किट ले रहे हैं, जो हमने किरचॉफ करंट लॉ में यूज किया है, तो यही सेम सर्किट से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी समझेंगे, ताकि आपको उसे समझने के लिए इतनी परेशानी ना हो। तो कोई नया डायग्राम हम नहीं लेंगे, यहाँ पर जो हमने डायग्राम लिया है वही सेम डायग्राम जो है उस लॉ में भी हम रखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो सेल को दो रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो फिलहाल मैं इस सेल को इस बैटरी को अगर मैं ऑन करता हूं तो होगा क्या, इस बैटरी से या सेल्स करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा, और जो करंट फ्लो होगा उसे मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर आई। तो जब ये करंट आई फ्लो होता जाएगा, तो फिलहाल मैं यहाँ पर डिफरेंट मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, इसे पॉइंट सी दे देते हैं, इसे डी दे देते हैं, इसे ई दे देते हैं और इसे एफ दे देते हैं। तो फिलहाल जो है एफ टू ए, ये जो मेरी फर्स्ट ब्रांच है, इसमें मेरा करंट आई फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या कि जो ब्रांच ए और बी है, इस ए से बी ये जो ब्रांच है, इसमें ही ये करंट आई जो है फ्लो होता हुआ आगे बढ़ेगा, फिर बी से सी ब्रांच तक जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा करंट है वो स्प्लिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो सी जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा जो करंट है, अब इस करंट को इस सी पॉइंट से जाने के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं, और दोनों रास्ते में ये थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ कर फ्लो होगा इस सर्किट में। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूं कि सपोज जो है करंट I1 जो है वो हमारी ब्रांच सी एफ के बीच में फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं I1 को इस I में से माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ जो करंट होगा, जो बच चुका है, उसे मैं नाम यहाँ पर दे रहा हूं। तो करंट I2 जो है वो इस ब्रांच CD में
फ्लो होगा। तो फिलहाल इस सर्किट को समझने से पहले हमें साइन कन्वेंशन पर आना पड़ेगा, मतलब जो हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं वो होगी क्या, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो फिलहाल इस साइन कन्वेंशन से ठीक पहले हम यहीं पर इस लॉ को भी देख लेते हैं ताकि चीजें जो है हमें समझने में आसानी रहे। तो जो लॉ कुछ इस तरीके से है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ईच जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। मतलब मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी जंक्शन होंगे उस जंक्शन पर मीट करने वाला मिलने वाला जितने भी इलेक्ट्रिक करंट हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है। मतलब सर्किट में जहां जहां भी जंक्शन है वहां पर अगर मैं करंट का टोटल नेट करंट की बात करूं, टोटल करंट की बात करूं, तो वो जीरो रहने वाला है। तो ये जंक्शन होता क्या है, तो पहले अगर हम बात करें जंक्शन की, तो जंक्शन जो है सर्किट के लिए वो पॉइंट है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट आ भी रहा है और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट जा भी रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस सर्किट डायग्राम में, तो पॉइंट सी जो है, तो ये पॉइंट सी जो है ये जो है मेरे लिए एक जंक्शन होगा। ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट एफ की, तो ये पॉइंट एफ जो है मेरे लिए जंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर करंट आई जो है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ से I1 I2 जो डिफरेंट करंट है वो यहाँ से जा भी रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट करंट आ भी सकता है, डिफरेंट करंट जा भी सकता है। तो ये जो पॉइंट सी और एफ रहेंगे हमारे लिए जंक्शन रहेंगे। क्या ए बी डी ई ये भी जंक्शन हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो तो सेमी करंट यहाँ पर आ भी रहा है और सेमी करंट इस पॉइंट से जा भी रहा है, तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। तो पॉइंट ए बी डी ई हमारे जंक्शन नहीं होंगे। जंक्शन सिर्फ सर्किट के वो पॉइंट होंगे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट आएगा और डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट आई आया है इस जंक्शन पे, और I1 और I2 जो है डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट वो यहाँ से जा भी रहा है। अब होगा क्या कि ये जो I2 है ये फ्लो होते होते आगे बढ़ना शुरू होगा और फिर ब्रांच DE में फ्लो होगा ये I2, और फिर E और F जो ये ब्रांच है, फिलहाल हमने सेल को ऑन नहीं किया है, और EF ब्रांच में ये फ्लो होते हुए कुछ आगे बढ़ेगा। ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो करंट I1 जो है वो ब्रांच CF में फ्लो होते होते पॉइंट F मतलब हमारे जो सेकंड जंक्शन है वहां पर बढ़ रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो करंट है ये I2 और ये I1 इनका सम होगा। तो ये सम कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन को देख रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन को हम कैसे ले रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो करंट जंक्शन पर आ रहा है, जो जंक्शन पर करंट आ रहा है उसे हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर करंट आई जो है वो जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जंक्शन पर आ रहा है, तो फिलहाल मैं इस करंट को पॉजिटिव मानूंगा। लेकिन जो करंट लीव कर रहा है हमारे जंक्शन को उसकी डायरेक्शन हम लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो I1 और I2 जो है हमारे जंक्शन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो I1 और I2 जो रहेंगे ये जो दोनों करंट है ये नेगेटिव रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस जंक्शन पे, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर I1 आ रहा है और इस E से F की तरफ बढ़ता हुआ I2 भी आ रहा है। तो इस पॉइंट पर और I1 और I2 दोनों आ रहे हैं, तो होगा क्या, इन दोनों करंट का यहाँ पर सम हो जाएगा। इसे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ I1 प्लस I2, और जो I1 प्लस I2 जो है वही करंट है जो हमने इस बैटरी से लिया था, जो है कैपिटल I। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों करंट का सम हो जाएगा I1 और I2 का। तो जितना करंट हमने बैटरी से लिया है I, उतना ही करंट जो है इस बैटरी में वापस चला भी जाएगा। मतलब ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो आप ये चीज ध्यान रखना है खास 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा इस बात को। तो फिलहाल मैं इसका सम कैसे करूं, तो हम सारी चीजें जो देख रहे हैं वो एक जंक्शन पर देख रहे हैं। तो फिलहाल सी जो है वो मेरे लिए जंक्शन है, तो मैं इस सी जंक्शन के लिए अगर इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो होगा क्या, तो ये जो लॉ है ये लॉ जो है तो मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि जो सम है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम, तो हमने सिग्मा साइन से समेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये सम जो होगा ये 0 के इक्वल होगा। मतलब जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना का उतना करंट वापस चला भी जाएगा। जंक्शन पर ना तो कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो पाएगा ना ही कोई चार्ज डिस्प्लेस हो पाएगा। और यही जो है हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, जिससे मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है अगर मैं बात करूं इस जंक्शन सी के लिए, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या रहने वाली है, तो फॉर
जंक्शन सी, या ऐसे ना एट जंक्शन सी लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जंक्शन सी पर हो क्या रहा है कि करंट आई जो है वो आ रहा है, तो इसे मैंने पॉजिटिव लिया है। अब इस जंक्शन पर हम क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, मतलब जितने भी करंट यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं सभी का सम करेंगे, और ये सम जो होगा जीरो के इक्वल होगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर करंट I1 को, लेकिन ये जो I1 है ये जंक्शन को लीव कर रहा है, और हमने अभी बात की कि जंक्शन को लीव करने वाला जो करंट रहेगा वो नेगेटिव रहने वाला है, इसलिए जो I1 है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर हम बात करें इस I2 की, तो ये जो I2 है ये भी नेगेटिव रहेगा, और जब मैं इन तीनों करंट का सम करूंगा तो ये सम जो है वो जीरो हो जाएगा। मतलब I ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। और अगर ये माइनस I1 और माइनस I2 को अगर मैं इक्वल के इधर ले जाऊं, तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि ये जो करंट I है वो इन दोनों करंट के सम के इक्वल है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है पॉइंट F के लिए, कि जो करंट जितना हम इस बैटरी से ले रहे हैं उतना का उतना करंट इस बैटरी को हम दे रहे हैं, और जंक्शन पर हमारा चार्ज ना तो क्रिएट हो पा रहा है ना डिस्ट्रॉय हो पा रहा है। तो जंक्शन पर कोई चार्ज नहीं रुकेगा, ना कोई यहाँ से चार्ज जो है वो आगे बढ़ेगा, जितना चार्ज फैले था उतना का उतना ही सर्किट में रहने वाला है। तो इसी के लिए हम ये लाइन भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिलहाल मेरे पास जगह का थोड़ा इश्यू है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस लॉ is based on conservation of charge। मतलब ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड रहेगा, मतलब जंक्शन पर कोई करंट रुकने वाला नहीं है, जितना करंट आएगा उतना का उतना चला जाएगा, और यही जो है हमारा करंट लॉ है। होगा क्या, अगर मैं अब इसे ओम्स लॉ के कंपैरिजन में देखने की कोशिश करूं, तो ओम्स लॉ से इस करंट I को तो हम जो निकल रहा है उसे तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो करंट I1 और I2 इस पॉइंट C से स्प्लिट हो गया है, बढ़ गया है, इस I1 और I2 की वैल्यू क्या रहेगी, इस वैल्यू को मैं ओम्स लॉ से फाइंड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और उस केस में जो होगा हमें किरचॉफ लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल यही था हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, कहीं ना कहीं आपकी जानकारी जो है बड़ी होगी इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।